हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल जो हैं उस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकल 24 तक डिस्कस कर लिए हैं और उसके पहले भी कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें कंटिन्यू आपको न्यूमेरिकल मिल रहे हैं। और न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो ईजिली सोल्यूशन मतलब ईजी है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है वो हमने बताया है आपको कि कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। और कोशिश यही रहेगी मैं कंटिन्यू वीडियो आपको देता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के पास जो है शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इस समस्या से निजात मिल सके, मतलब हर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर सके। तो अब आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा 25, हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा नहीं है, लास्ट वीडियो या उसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपका पहला काम होगा कि हमारे वीडियोस को देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को देखते नहीं हैं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पहले आप देखें, फिर आप न्यूमेरिकल देखें और आसान तरीके से आपको डेरिवेशन भी बताए गए हैं। तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा an IL graph of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 की पावर न्यूटन पर कूलम मीटर in Milken's IL drop experiment. Okay, estimate the radius of drop. जो हमको रेडियस है वो क्या करनी है, फाइंड करनी किसकी, ड्रॉप की। जो ड्रॉप है उसकी रेडियस को फाइंड करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ द आयल, जो है डेंसिटी हमको गिवन है वो क्या है, इस 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। देखो क्वेश्चन जो है वो हमको रेडियस ऑफ ड्रॉप पे डिपेंड है कि हमको करना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ ड्रॉप करना। और ये वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको देखने में लग रहा होगा। और इसमें सीधा सा आपको बताया गया है कि ये जो भी आपकी ड्रॉप है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, ठीक, वहाँ पे ये ड्रॉप चुपचाप आपकी जो है हेल्ड है। तो आप देखते हैं कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। देखिए अगर वो आपकी ड्रॉप एस्टिमेट मतलब वहाँ पे आपकी चुपचाप जो है हेल्ड है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होना चाहिए। भाई अगर ये चीज़ है ये यहीं पर आपके जो है स्टॉप हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इस पे ऊपर की तरफ जो फील्ड हो, जो फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा हो, इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पे स्टॉप हो सकती है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो भी इस पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक वाला वो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। F इज इक्वल टू एफ जी, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब सेम हो जाएंगे तो हमारी जो रेडियस है वो आसानी से क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो देखो इसमें कर क्या सकते हैं, सबसे पहले हमको दिया गया है 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो हमको चार्ज पहले फाइंड कर लेना है, Q की वैल्यू, Q बराबर Ne। तो Q इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि फोर्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है QE इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक, F इज इक्वल टू QE, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम आपसे पूछे अगर FG का फार्मूला बताओ, तो आप बोलोगे मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि आपको ये भी फार्मूला बताया गया है मास इंटू ग्रेविटी का। ये अभी तो नहीं बताया गया है लेकिन ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि इसको हेल्ड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे Fe इज इक्वल टू Fg करना पड़ेगा। Fe की वैल्यू आप QE लिख लें, एक फार्मूला हम पहले यहाँ पे जो है बना रहे हैं। तो mg, मास हमको नहीं पता है, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम पहले थोड़ा सा अभी बाद में लिखते हैं, पहले इस फार्मूले को बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है Q इज इक्वल टू, अब हमको मास निकालना है, तो एक फार्मूला होता है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू, आपका फार्मूला एक होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर इधर ले आए तो हमारा जो मास निकल के आता है वो निकल के आता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
तो यहाँ पे देखिए आप, जो आपका मास है इसको आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये आपकी रही रो इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को वी लिख लेते हैं इनटू जी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रो यानी डेंसिटी को देखें तो आपके पास, अब अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, हम पहले बाद में पुट करेंगे, पहले हम फार्मूला पूरा मेक कर लेते हैं। वी हमको रेडियस निकालनी है, और जो भी आपका, क्योंकि ये ड्रॉप है तो ड्रॉप का जो शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। तो स्फेरिकल यानी जो स्फेयर होता है उसका अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो 4/3 r³ होता है, पाई r³ होता है। तो यहाँ पे v की जगह हम लिख सकते हैं 4/3 r³ इंटू ग्रेविटी। तो अब हमको q इसमें पता है, e पता है, रो पता है, r फाइंड करना, g पता है। तो हम रो को, r को एक तरफ रखते हैं, सबको एक तरफ ले आए, तो ये 3QE अपॉन में रो पाई, रो 4 पहले लिख लो, 4 पाई, 4 रो पाई और जी, ठीक, और r³। हाँ ये आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E वो कितना था 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। जो रो है 1.26 इंटू ग्राम जो है वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा दे तो ग्राम में चेंज हो जाए, किलोग्राम हो जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो इसको हम 10⁻³ को हटाने के लिए -6 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के रो की जो वैल्यू निकली 1.26 इंटू 10⁻+3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। ओके, तो ये रो की वैल्यू निकल आई। अब जब रो की वैल्यू निकल आई, सारी वैल्यू हम इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने सारी वैल्यू हमने रख दी है। देखिए r³ इज इक्वल टू 3 की वैल्यू, मतलब इसकी 3 तो 3 है, ये कांस्टेंट है। q की वैल्यू, तो q अभी हमने निकाला 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। e की वैल्यू, तो e हमने क्या लिखा है, e लिखा है 2.55 इंटू 10⁴ अपॉन में 4 रो, तो रो हमने क्या निकाला है 1.26 इंटू 10⁻³ पाई, तो पाई 3.14 जी 9.81, ये हो गया जी की वैल्यू। हाँ, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब हमको r चाहिए। ये जो आपका इधर जो क्यूब लगा है ये अगर हम हटाएं तो इधर ये 1/3 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व कर लिया है हमने पहले से, क्योंकि कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। तो कैलकुलेशन में इसका जो आंसर आया है वो 9.813 इंटू 10⁻⁻⁴ ये मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका mm में आंसर आएगा। देखिए ये -7 मीटर आएगा, और इसको आप अगर mm में निकालना चाहते हैं तो 10⁻⁻4 mm हो जाएगा। ओके, ये r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये r हमने इसको पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो आपका काम है इसको कैलकुलेट करना। और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको ये दिखाया गया है, इसके 3 फिगर दिखाए गए हैं, ये फिगर और इधर फिगर दिखाए गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम राइट नहीं करते हैं, इसको सीधा आपको बता दे रहे हैं। और इसमें बताया गया है विच अमंग द कर्व्स शो इन फिगर 1.35 कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन की कुछ कंडीशन से जो प्रॉपर्टी थी वो आपको हमने रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी है इसमें, कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका ए है, तो उसमें आपको जो दिखाया जा रहा, तो वो लाइन जो है वो ना तो इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और जबकि हमको केस पता है या तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइंस, या फिर उस पे द एंड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, कोई जो है क्रॉस में जा रही, कोई किसी एंगल पे जा रही, तो ये भी जो है आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर जो बी है, क्वेश्चन नंबर बी में आपको बताया गया है कि ये लाइन जो है वो पॉजिटिव से निकल के पहले फिर निगेटिव पे आई, तो निगेटिव से फिर निकल रही, जबकि लाइन क्या होती है सिर्फ पॉजिटिव से ही निकल सकती है, निगेटिव पे नहीं निकल सकती, ये भी रॉन्ग है। सी नंबर क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से निकल रही, निगेटिव पे जो है सब
दोनों पॉजिटिव, हाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव से निकल रही, तो ये केस फाइनली इसमें हो सकता है, रियल है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर सी से केवल सही है, केवल वही जो है पॉसिबिलिटी उसकी है। डी नंबर में देखो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो भी इम्पॉसिबल है। ई नंबर में एक जो है दिखाया गया है, ये क्लोज्ड लूप बना रही है, जबकि हमको पता है कि ये जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं ये क्लोज लूप को नहीं बना सकती हैं। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी रॉन्ग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी वही केवल सही है, और कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन तो कोई था नहीं, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए आप। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, ठीक, थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली along the positive z direction at the rate of 10 power 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 की power minus 7 centimeter in the negative z direction? कूलॉम है, एक डाइपोल मोमेंट है तो सेंटीमीटर नहीं कूलॉम लिखा हुआ है, ओके, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब इस फिगर में हमको इसका एक फिगर बनाना पड़ेगा और उसमें हम शो करते हैं ये सारी चीज़ जो दी हुई है। देखो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉट कांस्टेंट, ये भी लिखा होगा कहीं पे, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, जबकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम ऐसा कुछ मानेंगे, एक्स ये मान लेते हैं, ये एक्स है, ये y है, ये z है। z की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो है इंक्रीज हो रहा है, ये कोई पॉइंट है a, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हम a मान लेते हैं, और इस a पॉइंट पर हमने मान लिया कि जो कोई भी आपका है ये a पॉइंट है, यहाँ पे इस तरफ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग के लिए हम dE/dz मानते हैं, वो कितना है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम मीटर, ठीक। ये हमारा जो है क्या है, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है पर मीटर के हिसाब से, इतना इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जेड डायरेक्शन की बात करें, बट इसमें कुछ और दिया है, व्हाट आर फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इस पे जो है जेड जो नेगेटिव डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसका नाम भी रख लेते हैं। इस तरफ जो है डाइपोल मोमेंट जो दिया गया है वो 10 की पावर -7 है, जेड डायरेक्शन में है, तो पी जेड लिख देते हैं, और निगेटिव है तो इस वजह से इसको निगेटिव लिख देते हैं। रीजन क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड में है, जेड की जो निगेटिव डायरेक्शन है वहां पे ये है, ठीक है। तो पी जेड की जो वैल्यू होगी वो -10 की पावर -7 होगी। पी जेड की वैल्यू हमने 10 की पावर -7 इस वजह से लिखी, पी जेड इस वजह से लिखा क्योंकि ये जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो बाय सिस्टम हैविंग टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। जेड की जो नेगेटिव डायरेक्शन है ये वहां पर जो है आपका क्या हो रहा है, ये वहां पर अपना इफेक्ट जो है दिखा रहा होगा। तो ये पी जेड की वैल्यू हमने आपको बता दी। अब ये पी जेड हो गया, ये dE/dz दी गया। अब इनके हिसाब से क्वेश्चन में हमको फाइंड जो करना था वो सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो है व्हाट आर फोर्स, क्या फोर्स हो रहा होगा वहां पर, हमको फोर्स के बारे में बताना है। और उन्होंने क्या पूछा है, और कह रहे हैं कि व्हाट इज द टार्क एंड फोर्स के बारे में हमको बताना है, ठीक है। वह हमको एक चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होता है अगर उससे हम निकालें F यानी जो फोर्स होता है तो वो QE होता है, बट यहाँ पे E कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे D लगा देते हैं, यानी D। तो F इज इक्वल टू Q इंटू DE, ऐसा कुछ। बट हमको जो वैल्यू दी है वो इंक्रीजिंग dE/dz, तो इसको हम dz से मल्टीप्लाई करवाएं, dz से डिवाइड करवाएं, तो ये dE/dz, dz को इधर ले आए तो F इज इक्वल टू Q इंटू dz और dE/dz, ऐसा कुछ हो जाएगा। F अब Q इंटू dz, Q क्या है, Q है चार्ज, और dz क्या है डायरेक्शन या डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस है, ये z एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो z एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको ये वाली हम पूरी यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं, ये A और B के भी डायरेक्शन है। तो Q इंटू dz यानी हमको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, तो डिस्टेंस बिटवीन जो चार्ज है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट यानी P।
अब यहाँ पे dz की बात कर दी है, डायरेक्ट मतलब जो भी यहाँ पे इन्होंने चार्ज लिया वो तो ये प्लेस्ड होगा यही z एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी dz ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो q इंटू dz लिखा हुआ है इसको हम इजिली लिख सकते हैं क्या, pz, और आगे आपका लिखा हुआ है de अपॉन dz। तो देखिएगा f इज इक्वल टू pz की जो वैल्यू है वो हमको क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻⁷, और de अपॉन dz की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है 10⁵। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 10⁻⁻² न्यूटन आ जाएगा। अच्छा ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस लिख लो, 10⁻⁻² न्यूटन आ गया। ठीक है, ये आपका आया क्या, ये आपका आया फोर्स, यानी ये आई आपकी वैल्यू फोर्स की। ये फोर्स क्रिएट हो गया, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपने निकाल ली। कैसे निकली वो आपको हमने बताया कि एफ की जो एफ का फार्मूला होता है वो क्यू इंटू डी होता है, और क्योंकि डी ई इसलिए लिखा क्योंकि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ई की, तो कांस्टेंट नहीं है तो हम कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा डी ई अपॉन डी जेड के रूप में चेंज हो जाए। तो हमने कहा ऐसा करो आप डी ई ही लिखो और डी जेड से इसको डिवाइड, डी जेड से मल्टीप्लाई करवा, तो हमारा ये भी डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बन गया और इसकी वैल्यू हमको पता थी। ठीक, तो ये हमारा फोर्स आ गया। इस इंक्रीजिंग जो हमारा ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस टाइम पे हमारा जो है इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ये कुछ होगा ऐसा। तो अब डाइपोल मोमेंट हमारा ये था, डाइपोल मोमेंट हमारा ये था और ये फोर्स हमारा निकल के आ गया। अच्छा बात आ रही है यहाँ पे क्या, ये बात आ रही है आपकी कि जो है टॉर्क लगेगा क्या, यहाँ पे टॉर्क लगेगा क्या। देखो तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इज द डिफरेंट डायरेक्शन, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वो पॉजिटिवली है ये निगेटिवली है, दोनों एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या बनना होगा 180। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो एंगल बनता है 180, तो ये हो गया थीटा की वैल्यू 180। टाउ की वैल्यू हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है पी ई साइन थीटा, हालांकि यहाँ पे हम पी जेड लिखें ई जेड लिखें या डी ई अपॉन डी जेड लिखें, लेकिन इसके पहले साइन थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 की जीरो होती है वैल्यू, तो इस वजह से टाउ पूरा क्या हो जाएगा जीरो, यानी टाउ में हमको कुछ और करना ही नहीं है, टाउ की वैल्यू सीधा जीरो आ जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कि यहाँ पे टॉर्क कुछ नहीं लगेगा, तो सही भी है टॉर्क नहीं लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो इस वजह से टॉर्क नहीं लगेगा, और लगेगा क्या यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगेगा -10⁻⁻² न्यूटन। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका ये 27 क्वेश्चन। तो 27 में अक्सर बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है ना कुछ, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिर क्वेश्चन जो है 27 इसी को लास्ट रखते हैं क्योंकि आगे थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो आगे जो थ्योरिकल क्वेश्चन है उनके बारे में हमने अपने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया है, और कुछ जो भी न्यू क्वेश्चन जो आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, तो वो भी हम बता देंगे आपको। फिलहाल जो इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स थे जो हमारे एग्जाम में आने वाले वो 27 के पहले यानी 24 तक ही आएंगे, तो इस वजह से ये एडिशनल एक्सरसाइज आप कर लें, लेकिन वैसे तो अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो 24 तक कंप्लीट करें, और सारे के सारे आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे अपडेट्स मिलते जाएंगे और हमारे इस आप चैनल के बन जाएंगे सदस्य, जिससे आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचती रहेगी। तो इस वजह से मैथ और फिजिक्स के जो वीडियोज़ हैं कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि ये हर स्टूडेंट्स इसको देख सके जिनके पास दिक्कतें हैं और जो भी चाहते हैं कि हम इजीली मैथ और जो हमारे न्यूमेरिकल है फिजिक्स के सॉल्व कर पाएँ, जो डेरिवेशन है हम कर पाएँ। तो उस वजह से हम चाहते हैं कि आप ये कई लोगों तक शेयर करें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।